नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर दुबे, कल अंतिम चरण का वोट भी हो गया, एग्जिट पोल भी आ गए और जैसा जिस लाइन पे हम लोगों को लग रहा था कि सोशल मीडिया में ये लगेगा कि इंडिया गठबंधन की बढ़त है और ये पहले से था कि जो सरकारी मीडिया या जो टेलीविजन चैनल है उस पे बढ़त दिखाई जाएगी एनडीए की। हम लोग आज जब बात करेंगे तो एनडीए और बीजेपी करीब करीब एक ही चीज है, तो इसलिए वो उसको एक मान के चलेंगे, क्योंकि मैं कभी कभी उसको एनडीए ही बोल रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम सबसे शुरू का एक ये है कि कल जिस तरह का एग्जिट पोल आए हैं वो ठीक है, वो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थे, लेकिन 400 सीटों की बात हो रही है, 400 पार कर रहे हैं और काफी लोग 400 पार करा रहे हैं। तो पहला तो आपसे एक ये कि भाई, हम सब लोगों ने बहुत चुनाव देखे हैं, लोगों के मतलब पीपुल्स विल भी देखी है। 400 तो मुझे किसी भी तरह से अविश्वसनीय ही लग रहा है प्रोफेसर साहब। देखिए, अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पिछली बार 2019 में भी जो एनडीए भाजपा और उनके सहयोगी दलों को मिलाकर 350 से ज्यादा सीटें थी, क्योंकि उस वक्त अकाली दल, शिवसेना और जनता दल यू के पास काफी सीटें थी और वो मिलके एक एनडीए के सहयोगी दलों का काफी बड़ा मामला बन गया था। मुझे नहीं लगता कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें 400 पार जैसी कोई चीज होगी। मुझे इस पे तो पक्का यकीन सा है, 400 पार जैसी कोई चीज नहीं होगी। दूसरे, हम लोग जो अपनी चर्चा में अंदाजा लगा रहे थे कि भाजपा को कहां कहां नुकसान होने वाला है, तो मैं ही कह रहा हूं कि इस एग्जिट पोल में जहां पर हम लोग समझते थे कि भारतीय पार्टी को नुकसान होगा, वहां नुकसान तो दिखाया गया है, लेकिन नुकसान बहुत कम दिखाया गया है। और ऐसी जगहों पर जहां हम मानते थे कि वहां भारतीय जनता पार्टी कोई फायदा ज्यादा नहीं उठा पाएगी, वहां उसको बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया, दिखाया गया है। और ऐसे 2 प्रांत हैं, एक तो बंगाल और उड़ीसा। कल बंगाल के एग्जिट पोल में मैंने सवाल ये उठाया कि साफ लग रहा है कि बहुत सी सीटें बंगाल में बहुत ही कम अंतराल के साथ में उनका फैसला होगा, क्योंकि जब आप वोटों का प्रतिशत दिखाते हैं तो वोटों के प्रतिशत में तो केवल 1% का फर्क है और सीटों में बहुत बड़ा फर्क दिखाया गया है। यानी दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल 1% से आगे निकल गई है तृणमूल कांग्रेस से, और उसकी वजह से सीटों में इतना ज्यादा फर्क दिखाया गया है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को वहां बुरी तरीके से चुनाव में हरा दिया है। तो ऐसा तभी हो सकता है जबकि बहुत सी सीटों पर 1% का फर्क है, इसका मतलब बहुत ही टाइट फाइट हुई है, बहुत ज्यादा। अगर हम उन्हीं का इस मतदान प्रतिशत पे विश्वास करें, और उस टाइट फाइट में जो अनुमान लगाने वाले हैं उन्होंने मान लिया है कि ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ज्यादातर सीटें तृणमूल कांग्रेस नहीं जीतेगी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम 4 तारीख को बंगाल के नतीजों पर खास तौर से निगाह डालें और उसके वोट प्रतिशत को ट्रैक करेंगे लगातार, जो हम लोग आमतौर पर करते हैं जब मतगणना वाला दिन होता है, तो उसमें हमारी समझ में आएगा कि दरअसल कहां पर वोटों का शिफ्ट हो रहा है। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में इस तरीके से चुनाव जीतती है, ऐसा किसी वोटर ने दिखाया है, तो उसका मतलब ये होगा कि वहां विधानसभा का नतीजा भी बदलेगा। बंगाल में इस तरीके से स्प्लिट वोट नहीं होगा जैसे कि स्प्लिट वोट दूसरी जगहों पर दिखाई पड़ता है। आमतौर पर कर्नाटक स्प्लिट वोट का सबसे बड़ा उदाहरण है, तो रामकृष्ण हेगड़े के जमाने से उदाहरण है, आज भी चला आ रहा है कर्नाटक। तो वैसा बंगाल में स्प्लिट नहीं होगा। बंगाल में फिर लोग विधानसभा के चुनाव में भी ममता बनर्जी इस बार चुनाव हार जाएंगे। ठीक बात। इसी तरीके से उड़ीसा में जो नूरा कुश्ती हुई है, उस नूरा कुश्ती में भले ही इस बार वो आगे होगा, वो विधानसभा में उनको मौका मिल जाएगा नवीन पटनायक को, लेकिन अगली बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में चुनाव नहीं हारेगी, वहां भी जीत जाएगी। और जैसे ही बंगाल में और उड़ीसा की विधानसभाओं पर भाजपा का कब्जा हुआ, तो भाजपा वास्तविक अर्थों में एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। वास्तविक अर्थों में ये 2 बड़े परिवर्तन होंगे। दूसरी निगाह हम लोगों को रखनी चाहिए उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर। उसका एक राजनीतिक मकसद है निगाह रखने का। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है। इस बार बहुत मुद्दतों के बाद में, मेरे ख्याल से कम 25-30 साल के बाद में, सामाजिक न्याय की राजनीति की नुमाइंदगी करने वाली 2 पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, ने अपनी चुनावी रणनीति बदली थी और वो मुस्लिम यादव का जो दायरा है उससे बाहर निकलकर उन्होंने टिकट बांटे थे और एक जमीन के स्तर पर एक पिछड़े वर्ग की और अति पिछड़े वर्ग की
एक एकता निकालने की उन्होंने कोशिश की थी। जिस तरह से टिकट बांटे गए थे, उससे हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इससे भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू एकता का तिलिस्म है, वो तिलिस्म कहीं ना कहीं टूटेगा। तो हम लोग इसलिए भी निगाह इन जगहों पर रखेंगे कि क्या वास्तव में इस रणनीति के बदलने से सामाजिक न्याय की राजनीति ने करवट बदल पाई है, नहीं बदल पाई है, उसका पतन लगातार जारी है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में तो ये कुछ दिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ा है, 12-13 सीटें विपक्ष को जीतते हुए दिखा रहे हैं। मेरा मानना है अगर फर्क पड़ा है तो वो फर्क 12-13 सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, वो फर्क 20 या उससे ऊपर जाएगा। बिहार में वो फर्क भी नहीं दिखा रहे। बिहार में मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपनी दावेदारी पेश जरूर की है, लेकिन वो दावेदारी विधानसभा में रंग लाएगी, लोकसभा में उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दूसरी थियरी ये चल रही है कि महाराष्ट्र में जिसको स्विंग स्टेट कहा जा रहा था, अनुमान ये बता रहे हैं एग्जिट पोल के, वो स्विंग स्टेट ना रहकर वहां बहुत करारी टक्कर हो गई है। और वो टक्कर इतनी है कि केवल 1-2 सीटों का ही दोनों पक्ष, महायुति में और महागठबंधन उसके बीच में, महाविकास अघाड़ी में 1-2 सीटों का ही फर्क होगा। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नुकसान नहीं उठाएगी, न बंगाल में और न ही महाराष्ट्र में। ये है लोगों का, ये पूरा फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क के अंदर ये जो एग्जिट पोल है उनको प्रबंधित किया गया। जी, मैं लेकिन प्रो साहब, मैं पहले थोड़ा यूपी स्पेसिफिक इसलिए हो जाऊं क्योंकि यूपी की सीटों को मैं और खास करके जो 5वें, 6ठे और 7वें फेज की सीटें हैं, जो 14, 13 हैं, 41 सीटों को मैं, आप कहिए तो मुझे जैसे होते नहीं कि आपको वो 10 का पहाड़ा याद है मुंह जवानी, तो वो मुझे उस सीटों के उस तरह से मालूम। इन 41 सीटों पे मेरे हिसाब से कम से कम मतलब मैं कहूंगा कि कम से कम 35 सीटों पे बहुत ही वो फाइट है, और उसमें से 20-25 पे एडवांटेज इंडिया दिख रही है। लेकिन ये जब पोल बता रहे हैं, ये तो 300, 200, ये यूपी में 67 से 72 दिखा रहे हैं यूपी। मैं ये मानता हूं कि इस तरह का नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, 30 तारीख को जिस तरह की भीड़, मतलब वो जो लोग आ रहे हैं देखने, अखिलेश यादव मेरे गृह जनपद में गए थे, दिन में 12 बजे उनको बोलना था, 11 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। 50-60 हजार लोग थे, कोई 2-4 लाख नहीं थे, 50-60 हजार लोग थे, और 90% यंग थे। 3 बजे तक वो 4 घंटा, 4.5 घंटा 46-47 डिग्री में, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को, आज आप पैसे से लोगों को कहिए कि पैसा ले लो भाई, 1-2 हजार रुपया, और धूप में 4 घंटा खड़े हो, नहीं खड़े होंगे। वो यूथ है, वहां खड़ा था। अब अगर वहां पे कोई ये कह रहा है कि नहीं ये तो भाई 7 सीट जीत रहे हैं, 8 सीट जीत रहे हैं, तो ये कुछ इसको रीड करना जरा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। देखिए, इसमें ये होता है कि ये भीड़ वगैरह आती है और हम लोग उस भीड़ से मानते हैं कि इनको काफी समर्थन मिल रहा है, और वो जायज है। भीड़ एक बहुत बड़ा दृश्य होती है और बहुत प्रभावित करती है भीड़। लेकिन भीड़ का मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत कम अंतर से चुनाव हार जाएं, आप दूसरे नंबर पर रहें, आप चुनाव जीतते जीतते हार जाएं। आमतौर पर जो डोमिनेंट पार्टी है, जो प्रभुत्वशाली पार्टी है, वो इस तरह की टक्कर वाली सीटें जो होती हैं, फंसी हुई सीटें होती हैं, उन फंसी हुई सीटों में से अगर 10 सीटें फंसी हुई हैं तो उसमें 8 प्रभुत्वशाली पार्टी जीत जाती है, 2 वो पार्टी जीतती है जो कि विपक्ष में है और जो प्रभुत्वशाली पार्टी का पीछा कर रही है। तो इस तरह का भी मामला बनता है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसकी तस्दीक मुझे और भी कई लोगों ने की। जब मैंने उत्तर प्रदेश का ही हूं और कोशिश करता हूं कि वहां के बहुत से लोगों के साथ संपर्क करूं। इस बीच में मैंने बहुत लोगों से बातचीत की और वहां की पूरी तफसील से पता लगाया क्या है। तो मोटे तौर पर 35 सीटें, विपक्ष 35 सीटें जीतेगा, ये मानने वाले लोग वहां पर बहुत हैं, और वो लोग सब बहुत तजुर्बेकार हैं, खुद भी एमएलए एमपी रह चुके हैं। और उसमें से कुछ तो वो हैं जिन्होंने बाद में हार के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी की अभी वो व्यवहारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भले ही वहां सक्रिय ना हो, निष्क्रिय सदस्य हो, लेकिन वो भाजपा में है। उन सब लोगों का भी कहना था कि 35 सीटों पर विपक्ष जीत सकता है। इसमें से 25 सीटें ऐसी हैं जहां विपक्ष आराम से जीतेगा, 10 सीटों में संघर्ष करके जीतेगा। मैं मानता हूं अगर 35 सीटें विपक्ष जीतता है उत्तर प्रदेश में, तो तब मैं मानूंगा कि वहां पर विपक्ष की दावेदारी कामयाब हुई। भाजपा फिर भी आगे रहेगी, भाजपा 55 सीटें जीतेगी, एनडीए 55 सीटें जीतेगा, लेकिन विपक्ष अगर 35 सीटें जीतता है तो उसकी दावेदारी मैं उत्तर प्रदेश में मानता हूं कामयाब रहेगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश
भरपाई वाला राज्य नहीं रह जाएगा, रिकवरी स्टेट नहीं रह जाएगा। अब रिकवरी स्टेट के लिए वो बंगाल की तरफ देखते थे, रिकवरी स्टेट के लिए वो उड़ीसा की तरफ देखते थे। हाँ, तो बंगाल और उड़ीसा में जिस तरह का अनुमान लगाया गया है एग्जिट पोल में, उसमें बहुत बड़ी रिकवरी वो लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी रिकवरी स्टेट एनडीए के लिहाज से आंध्र प्रदेश है। मुझे तो आंध्र प्रदेश का जो नतीजा दिखाया गया है उस पर विश्वास नहीं होता है व्यवहारिक रूप से। मैं ये मानता हूं कि जो वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस है, वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस का ओबीसी, दलित, इन सब तबकों में बहुत काफी अच्छी पकड़ थी उनकी। और वो ये भी हो सकता है कि अच्छी पकड़ के बावजूद भी आप चुनाव हार जाते हैं। आप 10, 12, 15 सीटें ऐसी होती हैं जहां आप 5-5, 10-10 हजार वोटों से चुनाव हार जाते हैं। तो चुनाव तो 2 लाख से भी हारा जा सकता है और चुनाव 2000 वोटों से भी हारा जा सकता है। तो वहां क्या स्थिति बनेगी, इसीलिए मैं अभी भी फिल्मी भाषा में कहूं तो अभी पिक्चर बाकी है दोस्त, अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि ये चुनाव विपक्ष को एक ज्यादा बड़ा स्पेस देने वाला चुनाव साबित होता है नहीं होता, ये महत्वपूर्ण बात है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई आउटराइट डिफीट होगी, भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें रह जाएंगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मैंने इस तरह की बात कभी भी नहीं कही, ना आपने भी इस तरह की बात नहीं कही। हम लोग इस चुनाव की व्याख्या हमेशा इन्हीं संदर्भों में करते रहे हैं कि ये चुनाव एक डेमोक्रेटिक करेक्शन पेश करेंगे, एक लोकतांत्रिक संशोधन जनता की तरफ से आएगा, मतदाताओं की तरफ से आएगा, वो पेश करेंगे और विपक्ष के लिए ज्यादा स्पेस होगा, विपक्ष और मजबूत होकर उभरेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो शेखीखोरी है, नरेंद्र मोदी की जो शेखीखोरी है, ये जो आध्यात्मिक नौटंकी फैलाए हुए हैं अपने आप को भगवान बताने की, ये पूजा अर्चना करने की, इस सब के ऊपर थोड़ी बहुत रोक लगेगी। क्योंकि देखिए जो सार्वजनिक जीवन को इन लोगों ने बहुत ही फुअड़ बना दिया है, मतलब ऐसा सार्वजनिक जीवन बना दिया है, इसमें शर्म आती है कि यही भारत है, यही लोकतंत्र है, इसके अंदर हम लोग कैमरे लेके जा रहे हैं, आराधनाएं कर रहे हैं, अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं, मीडिया में उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, मीडिया मुंह में दही जमाए, और सनातन धर्म की स्थापना भी हो रही है साथ में। सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है? सनातन धर्म में तो जब भी जो पुराण कथाएं कहती हैं, जब भी किसी ने अपने आप को भगवान घोषित किया है तो उसको ईश्वर ने दंडित किया है। मैं प्रोफेसर, मैं थोड़ा इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं एक अंतिम प्रश्न एक और पूछ लूं इस पे, और मैं व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं। मैं 1977 में पहला इलेक्शन अपने गृह जनपद में गया था एज उस समय मैं वो पोलिंग एजेंट था और फिर काउंटिंग एजेंट। तो मैं 77 से 2019 तक हर इलेक्शन का हिस्सा रहा हूँ, 12 लोकसभा इलेक्शन का हिस्सा रहा हूँ। लोकसभा हम जिनके साथ थे उनको हारे ज्यादा हैं, जीते कम। मैं बात कर रहा हूँ 2024 में। अब वो जो लोग हमारे गांव के लोग हैं जो समर्थक हैं, वो अब सेकंड पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी अब समर्थक वाली आ गई है। वो पिता भी थे, वो भी थे, वो प्रधान जी थे तो उनके लड़के, और इस तरह के कम से कम 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका संबंध 30-30, 40-40 साल से है। मैं बात कर रहा हूँ जब कल वोट पड़ा तो मुझे कम से कम 7-8 फोन आए वहां से कि अरे भैया ये तो मतलब जो वहां पे कांग्रेस का एक कैंडिडेट है कि ये तो अरे जीत गया, बहुत वोट से। तो हमने कहा अरे मेरे भाई को लोग नेताजी कहते, अरे नेताजी से ज्यादा ढेर वोट मिलत बा। मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेंस रहता है आप जब जिस दिन वोट पड़ता है कि आप कैसा वो कर रहे हैं, वहां पे ये माना जा रहा है कि वो एक मैसिव उसकी आंधी चल रही। अब अगर इसके बाद कोई ये कहे कि नहीं यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में 10 सीट जीत के जा रही है, तो मुझे जरा इसको बचाना मुश्किल हो। ठीक है, अब वो तो जो भाई इलेक्शन कमीशन जिसको सर्टिफिकेट दे देगा वो मानना पड़ेगा हमको और आपको, लेकिन पीपल्स विल जो है वो मैं कहीं ना कहीं अभी भी मैं इसका वो हूँ कि पीपल्स विल और ये जो एग्जिट पोल है उसमें मुझे एक रास्ता नहीं दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी जितने इनपुट मिले हैं उनके अंदर यही है कि विपक्ष बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। यहाँ तक कि जो इन पोलस्टर्स ने ये एग्जिट पोल किए हैं उनसे मेरी जब बातचीत हुई, वो लोग भी ये मान रहे थे, और उन्होंने कई लोगों ने ये भी कहा कि ये योगी जी का स्पेशल इफेक्ट है। अच्छा, हाँ, योगी जी का स्पेशल इफेक्ट है। तो मैंने पूछा भाई स्पेशल इफेक्ट क्या? कि योगी जी उतना ही कर रहे हैं जितना करते हुए उन्हें दिखना चाहिए। बाकी उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई अभूतपूर्व वहां परिणाम प्राप्त हो। वो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही शानदार परिणाम उत्तर प्रदेश में निकाले। मतलब
तो ये सब बातें हैं, और इन सब बातों के बावजूद भी मैं अभी भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को न्यूनतम 25 और अधिकतम 35 के आसपास सीटें जीतनी चाहिए। सही, ठीक है। मैं एक चीज पे और बात इसी तरह करूंगा। बिहार में मैं ये मानता हूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि बिहार में 15 या 18 सीटें जीतेगा महागठबंधन। मैं ये मानता हूं कि बिहार में महागठबंधन 7 से लेकर 10 के बीच में सीटें जीत सकता है। जी, मैं अब जरा एक बात 7 से 10 के बीच में सीटें जीतेगा तो कुछ बीजेपी की सीटें भी उसमें कम होंगी। जी, मैं एक चीज और कहूं, कल जो भी भाई जैसा जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह का वो हो रहा था, खड़गे जी ने कल एक मीटिंग की और उस मीटिंग में लोगों ने सीरियसली लिया, सारे लोग आए थे। मतलब उस मीटिंग में ममता बनर्जी एक एक्सेप्शन थी जो नहीं थी, लेकिन बाकी सारे लोग थे जो भी प्रमुख लोग थे, और वो सारे लोग आए और उन्होंने फिर मतलब एक मीटिंग की। और उसके बाद खड़गे जी ने जब ये कहा कि इंडिया गठबंधन का एग्जिट पोल उनके हिसाब से 295 प्लस है, वो 300 और 500 ये सब नहीं बोले, 400 और ये सब नहीं बोले। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि खड़गे जी जैसा व्यक्ति इस तरह की उसमें नहीं, वन अप मैनशिप में नहीं आएगा कि आपने 400 कहा तो मैं आऊंगा। अगर वो 295 बोल रहे थे तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो 10-20% बढ़ा के बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका कोई 100 आने लगे। मैं उस पर भी एक टिप्पणी आपकी चाहता हूँ, जो कल मीटिंग हुई। नहीं, अगर 200 उन्होंने 295 बोला है तो कम से कम विपक्ष की सीटें 200 से ऊपर, 250 से ऊपर, 250, 250, 250 के बीच में तो आनी चाहिए ना। जी जी, हाँ, तो वो मुझे ये बात मुझे स्वाभाविक लगती है कि इस तरह की सीटें विपक्ष की आनी चाहिए। अब कांग्रेस ने पिछली बार से अच्छा किया, ये सब लोग मान ही रहे हैं, लेकिन वो अच्छा जो है 75 तक जाकर रुक जाता है। सब लोग कह रहे हैं पिछली बार से कांग्रेस ने अच्छा किया है, लेकिन वो 75 पे जाकर रुक जाता है। अब देखिए, जो राजस्थान से खबरें आ रही थी और बहुत जानकारी रखने वाले, राजस्थान की एक एक सीट की जानकारी रखने वाले लोगों की दी हुई खबरें थी कि उसमें 5 सीट तो न्यूनतम कांग्रेस जीत रही थी, और 8 तक 9 तक जा सकता था वो 25 में। लेकिन एग्जिट पोल दिखाता है कि वहां भाजपा को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन 2-3 सीटों का नुकसान हो रहा है, इस प्रकार का दिखाता है। तो जहां भाजपा को फायदा हो रहा है वहां बम्पर फायदा है, जहां नुकसान हो रहा है वो न्यूनतम नुकसान है, बहुत ही कम नुकसान है। ये एग्जिट पोल की एक बुनियादी, ये एग्जिट पोल की प्रवृत्ति है। जी, अब इस प्रवृत्ति का रहस्य जो खुलेगा 4 तारीख को। जी, मैं प्रोसाहब एक चीज और जरा, जयराम रमेश ने कल ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई 150 से ज्यादा डीएम से अमित शाह ने बात की है और उनको प्रभावित करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ बनारस में इलेक्शन से ठीक 1-2 दिन, मतलब जब जिस दिन क्लोज हो रहा था उस दिन अमित शाह वहां डेरा डाले, उन्होंने कैंप किया ठीक से। नड्डा जी थे, सुनील बंसल थे, पीयूष गोयल थे, स्मृति ईरानी थी। मतलब मेरे हिसाब से जिनको अब वहां पीयूष गोयल क्या करेंगे? सुनील बंसल जनरली ठेका पट्टा वाला विभाग देखते हैं उत्तर प्रदेश का, किसको ठेका, किसको पट्टा, किसका कितना कमीशन, ये सारे लोग जुटे थे वहां पे। योगी आदित्यनाथ नहीं थे। तो मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर 150 लोगों को ये फोन कर रहे हैं, 150 डीएम को, जो जयराम रमेश की बात में मान के रहा हूँ, तो उसमें कर्नाटक में भी फोन कर रहे होंगे, उसमें तेलंगाना, सभी जगह। हाँ जी, देखिए, इसमें जहां तक मुझे तजुर्बा है, और आप मेरे ख्याल से इस मामले में ज्यादा तजुर्बेकार होंगे मुझसे, पार्टियां देखती हैं कि कहां पे सीटें फंसी हुई हैं, यानी कहां पर बहुत कम अंतराल से फैसला होने वाला है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में कम अंतराल से फैसला होने वाला है वहां के डीएम के ऊपर भारी दबाव रहता है। वहां के डीएम को पल पल लगातार फोन जाते हैं, लगातार उसको ऑन द टोज, मतलब लगातार उसको सावधान की मुद्रा में रहना पड़ता है। तो वहां दबाव रहता है बहुत, और वो मुश्किल होता है। वहां पर डीएम की हिम्मत नहीं होती है कि अगर 1000-2000 वोटों से फैसला हो रहा है तो वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ फैसला कर दे। इस प्रकार के सभी दल करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शायद 19 या 20 या कितनी सीटें जीती थी, जब कल्याण सिंह भाजपा से बाहर निकल आए थे, उस वक्त भी ऐसे कई प्रकरण सामने आए थे जहां पर समाजवादी मुख्यमंत्री के दबाव के कारण समाजवादी पार्टी कुछ सीटों अंतराल से जीत गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की सब पार्टियां करती हैं, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी से तो आप उम्मीद कर सकते हैं
कि वो और भी ज्यादा आगे बढ़ के करेंगे। हर जगह होता है। मैं नहीं, लेकिन यहाँ साहब भी होता है। मैं जनरली ये मानता हूं कि देखिए, जो ये डीएम वाला खेल होता है, इसकी मुख्य धुरी मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि वो डीएम वहां पे मुख्यमंत्री द्वारा नहीं होता। मैं इसको, मतलब जो प्रैक्टिकल साइड है, अमित शाह साहब अगर डायरेक्ट फोन कर रहे हैं और वो कितना इफेक्टिव होगा और कितना इफेक्टिव नहीं होगा, इस पे मेरा संदेह है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री द्वारा अपॉइंटेड है और वो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से अपॉइंट करता है, इसकी भाई जो भी उसकी जो भी वो खासियत देख के, मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। अमित शाह जब डायरेक्ट उसका कमान संभाल लिए हैं, तो वो मुख्यमंत्री, उसमें कितने मुख्यमंत्री इसको खुश होंगे या नहीं होंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, मोटे तौर पे आप बात सही कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो तो मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उसे मुख्यमंत्री के बाहर, सरकार के बाहर से किसी व्यक्ति का निर्देश मानने से परहेज करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है और अमित शाह की खासतौर से जो कार्यशैली है, उसमें वो इस प्रकार की सीमाओं से परे चले जाते हैं। जी देखिए, जो कैरियर आईएएस अफसर है, वो अगर देश का गृह मंत्री उनको फोन करेगा, तो अगर वो गृह मंत्री को कृतज्ञ, और उसे ये भी उम्मीद है कि आगे भी इसी गृह मंत्री बनना है, हो सकता है आगे कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री बन जाए, मतलब ये भी हो सकता है 5 साल 10 साल बाद प्रधानमंत्री बन जाए। तो ऐसे में उसकी बात को काटना या ये कहना कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पहले कंफर्म करेंगे अपने चीफ मिनिस्टर के साथ में, ऐसा कोई नहीं कहेगा। सब लोग सुन लेंगे उसकी बात को और कोशिश करेंगे कि वो गृह मंत्री की गुड बुक्स में रहें। जी, क्योंकि जनरली मैं आईपीएस अफसर जो होते हैं वो ज्यादा मतलब गृह मंत्रालय, केंद्र के गृह मंत्रालय के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि उनकी फाइलें, उनका सब कुछ वहां से कंट्रोल होता है। खैर, मैं थोड़ा आगे बढ़ के एक दो चीजें और इस से समझ लूं। थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि जो जो ये एग्जिट पोल कह रहे हैं कि वो 400 टच कर जाएंगे, और मैं थोड़ी देर के लिए इस लॉजिक को भी मान लूं कि 400 टच कर जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो पीपल्स विल है इस बार, क्योंकि इस बार जो वोट दे रहे हैं लोग, उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, ये 2-3 इश्यूज को बहुत कस के पकड़ा और इस पे वोट दे रहे हैं। वो कोई अच्छे के लिए नहीं दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, उनको लग रहा है ये चीजें एड्रेस नहीं हो रही और इसलिए हम इस पे वोट दे रहे हैं। ये इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? क्योंकि जो पक्ष हारेगा वो फिर मैं ये मानूंगा, आनंद जी, फिर मैं ये मानूंगा, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व परिणाम मिलता है, 400 पार हो या 400 से कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ये मानूंगा कि यहाँ पर जनता के अंदर जो असंतोष और नाराजगी थी, महंगाई, बेरोजगारी और संविधान वगैरह के सवालों को लेकर, उसका पूरा लाभ उठाने में विपक्ष नाकाम रहा। और हम लोग विपक्ष की जो शुरू से आलोचना करते रहे, हम भी करते रहे, आप भी करते रहे, कि भाई इन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से अपनी एकता नहीं बनाई, अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बनाया, पूरे देश में कोई एक कहानी सुनानी चाहिए थी, एक नैरेटिव सुनाना चाहिए था, वो सब नहीं किया, एकता नहीं की, तो वो बात फिर निकल के दोबारा सामने आएगी। क्योंकि इन चीजों को, ठीक है, मतदाताओं ने चुनाव को उठा लिया, हम लोग बीच बीच में कहते रहे कि मतदाताओं ने अपने कंधे पर चुनाव उठा लिया, इसलिए तीसरे चरण के बाद विपक्ष में जोश आया, फिर वो दावा करने लगा कि हम 350 जीतेंगे या 325 जीतेंगे। ये सब दावे, पहले तो दावा ही नहीं कर रहे थे, इतना मनोबल गिरा हुआ था इन लोगों का। तो भारतीय जनता पार्टी का मनोबल शुरू से उठा हुआ था, विपक्ष का मनोबल बीच चुनाव में उठा है, जब उसने देखा कि मतदाताओं की तरफ से उसको थोड़ी सी तरजीह मिल रही है। अगर इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी और ये सब होने के बावजूद, और जो धक्काशाही नरेंद्र मोदी की है और जो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है धक्काशाही, उसके बावजूद भी अगर इतने ज्यादा वोट मिलते हैं, इतनी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं, तो मैं मानूंगा कि विपक्ष को जिस तरीके से एकता करनी चाहिए थी उसने नहीं की, और इस मौके को चूक गया वो, और फायदा नहीं उठा पाया पूरा। जी नहीं, प्रोफेसर साहब, इसी से एक लीडिंग क्वेश्चन है कि ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स चुनाव शुरू होते समय, चुनाव के दरमियान और लास्ट के 3 फेजेस में उसमें जबरदस्त चेंज आया था। मतलब वो इन लोग साथ जिस तरह से जेल कर रहे थे, मिल रहे थे, रैली साथ कर रहे थे। मैं अगर मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर वो 400 पार है, मुझे 275 बीजेपी बना, मतलब एनडीए का आ रहा है, 300 आ रहा है, तो मुझे लगता है ठीक है। एक इलेक्शन था जिसमें दक्षिण ने एक तरह से वोट दिया, जो हम लोग सोच रहे थे ऐसे करेंगे।
लेकिन अगर 400 आ रहा है तो ये ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स जैसा है वैसा रहेगा कि ये सब तितर बितर हो जाएगा? नहीं नहीं, ये यूनिटी इंडेक्स तो चुनाव, अगर अपोजिशन चुनाव हार गया, भारतीय जनता पार्टी ने दबदबे के साथ चुनाव जीत लिया, तो विपक्ष की एकता बिखर जाएगी। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उन विधानसभा चुनाव में क्या होगा? अब दिल्ली में ही क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी? नहीं लड़ेंगी चुनाव, हम जानते हैं। अगर विपक्ष की सरकार बनती है और उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी के लोग मंत्री बनते हैं, तब तो सीन दूसरा होगा। फिर वो नए तरीके से सोचेंगे दिल्ली का चुनाव कैसे लड़ा जाए। लेकिन उसके बाद तो चीजें बिखर जाएंगी। कोई जरूरत, राजनीतिक आवश्यकता जो होती है, जो एकता कराती है, राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं रहेगी सामने जी। तो फिर तो नए अगले चुनाव में फिर से उनको एकता करनी पड़ेगी। तब क्या परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इन लोगों का बहुत सी जगहों पर ये लोग एक उम्मीदवार देने में समर्थ रहे आपसी झगड़ों के बावजूद, लेकिन वो उससे केवल अंकगणित वाला मामला आया। इन्होंने कोई केमिस्ट्री, विपक्ष की तरफ से कोई केमिस्ट्री पैदा करने की कोशिश नहीं की गई। जो केमिस्ट्री पैदा हुई मतदाताओं की कोशिश से हुई, विपक्ष की तरफ से केमिस्ट्री पैदा करने की कोशिश नहीं की गई जी। क्योंकि मैं एक चीज और कहूंगा, जो अगर जैसा मोदी जी ने कहा है कि ये तो अभी 10 साल ट्रेलर था, असली पिक्चर बाकी है, बहुत चौंकाने वाले अब निर्णय अगले 100 दिन में होंगे, और उसमें बहुत सी तरह की अटकलें लोग लगा रहे हैं, तो वो सारे निर्णय अब इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल में। कौन रोकने वाला? बिल्कुल करेंगे। नहीं, मोदी जी की रफ्तार कम नहीं होगी, उनका दबदबा भी कम नहीं होगा। उन्होंने जो बड़े तथाकथित रूप से, अघोषित रूप से जो बहुत बड़े बड़े निर्णय करने की संकल्प लिया है, वो सब जल्दी सामने आएंगे और पहले 2 साल में होंगे ही। देखिए, आप देखिए, जो पैटर्न वो ये है कि बड़े निर्णय जो होते हैं वो पहले 2 साल में कर लेते हैं। ये पहले साल में ही हो सकता कोई बड़े बड़े निर्णय हो जाए, क्योंकि इसके बाद तो विपक्ष में बहुत ज्यादा निराशा होगी और बहुत मुश्किल होगी उनको मोदी जी का मुकाबला करने में। और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्ववादी, ये सब बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। संघ और भी ज्यादा दब के कोने में छिप जाएगा। मोदी जी वहां बहुत हावी हो जाएंगे। फिर मोदी जी तो मोहन भागवत को डांटने फटकारने ही लगेंगे। ठीक। मैं अब एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछ के खत्म करेंगे। कल एक इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख छपा है, और उन्होंने बहुत बेसिक चीज उन्होंने कहा, उसमें जो ये बात कही गई, मैं भी उसको आंसर ढूंढ रहा हूँ कि एग्जिट पोल से आखिर फायदा क्या होता है, मतलब व्हाट पर्पस इट सर्व्स। अब अगर आप वैसे देखिए तो ये पर्पस सर्व करता है कि वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर लोगों के मानसिक रूप से, अगर आप कुछ कहीं मैनिपुलेशन हो रहा है तो उसको तैयार करने में काफी सहायक होता है। लेकिन अदरवाइज उसका क्या यूटिलिटी है, जरा मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, एग्जिट पोल की यूटिलिटी क्या है? मेरे पास एक आंसर है। देखिए, ये सवाल तो ओपिनियन पोल के ऊपर भी लागू होता है। ओपिनियन पोल की क्या यूटिलिटी है? ओपिनियन पोल के लिए उनको कहा यह जाता है कि भाई लोगों को एक समझ में आ जाए किस कौन से मुद्दे हैं, क्या चीज हो रहा है, एंड विच विल अफेक्ट द चुनाव। आप मुद्दों के ऊपर चर्चा कीजिए। उसमें ओपिनियन पोल में तो ये आता है कि इतने % वोट इनको मिल रहे हैं। देखिए, ओपिनियन पोल भी बिल्कुल एग्जिट पोल की तर्ज पे होता है। आप दोनों का पैटर्न देखिए। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में फर्क क्या है? दोनों में वोट प्रतिशत और सीटों के आंकड़े दोनों में दिए जाते हैं। बस फर्क ये है कि ओपिनियन पोल में वोट नहीं डाले जा चुके होते हैं और एग्जिट पोल में वोट डल चुका होता है। कायदे से तो दोनों एक ही काम हो रहा है, दोनों तरफ। हाँ, लेकिन नहीं भाई साहब, उसमें बेसिक फर्क ये है, ओपिनियन पोल से वोट के डलने पे और रिजल्ट अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल से कोई निर्णय अफेक्टेड नहीं हो सकता है। जो होना है वो तो हो ही गया, 2 दिन बाद आ जाएगा। सही बात है, ये सही, आपकी बात सही है। लेकिन मुख्य तौर पर दोनों का जो काम करने का पैटर्न है वो एक ही है, क्योंकि दोनों तरफ वोट प्रतिशत दिया जा रहा है, दोनों तरफ सीटें दी जा रही हैं, सब राज्यवार चल रहा है, इसी तरीके से चलता है दोनों तरफ। तो देखा जाए तो पूरे सेफोलॉजी का ये जो धंधा है, ये जो व्यवसाय है सेफोलॉजी का व्यवसाय मुख्य तौर पर आपके लोकतंत्र में कोई भी ऐसी चीज नहीं जोड़ता है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। जो वैल्यू एडिशन, ये तो राजनीति का बाजार है जिसके साथ मीडिया जुड़ा हुआ है, मीडिया के साथ में बड़ी पूंजी जुड़ी हुई है और हम सब लोग जुड़े हुए हैं। एक पूरा चलता रहता है, ओपिनियन मेकिंग का धंधा है, तो इस तरह चल रहा है। नहीं, मैं समझ पाया हूँ वैसा। मतलब अब बाल तो कम हो गए हैं नाव के यहाँ, लेकिन नाव के यहाँ फिर भी जाता हूँ। और मैं सस्ते वाले नाव, मतलब जो
जैसे यहाँ पहले जाता था उसके यहाँ वो 30-30 रुपया लेता है, 30-40 रुपया लेता है बाल कटाई, और 10 रुपए में चंपी करता है बढ़िया। तो बाल तो कट चुके होते हैं, लेकिन चंपी का आनंद ज्यादा आता है। एक्चुअली वहां जाके चंपी कराने का आनंद ज्यादा है। तो मुझे ये एग्जिट पोल जो चंपी है, क्योंकि बाल कट चुके हैं, जो होना है वो तो बंद हो चुका है। अब आप 2 दिन तक आनंद लेते रहिए, क्या इसका मजा लेते रहिए, बाकी इसका अब जब मैं लखनऊ आऊंगा तो मुझे आप अपने हज्जाम के बारे में बताइएगा। बाल तो नहीं कटवाऊंगा, बाल तो मेरे हैं ही नहीं, लेकिन चंपी करवाऊंगा मैं भी। जरूर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारा चीजें मनोरंजन है, और उस मनोरंजन का आनंद लेते रहे। इसमें पूंजी बहुत बड़े पैमाने पर लगी हुई है, जो कैपिटल है, मतलब कैपिटल का फ्लो कितना जबरदस्त है। देखिए 24 घंटे का टीवी चैनल है जी। टीवी चैनल को हाँ, पूरे चुनाव की अवधि में उसको लगातार कितने सारे एक्सपर्ट हैं उसके अंदर। मॉडर्निटी का, आधुनिकता का एक बहुत बड़ा है। आधुनिकता हर क्षेत्र में विशेषज्ञों को पैदा करती है, और जनता विशेषज्ञों की राय सुनने के लिए मजबूर है। लोग उससे टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं, और अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, वो भी इसी किस्म का ही काम हो रहा है उसमें। वो भी अपने सब पोल कर रहा है, सब कर रहा है। जी, चलिए 4 के बाद जब मुलाकात होगी तब तो स्थिति स्पष्ट रहेंगी, और तब हम लोग कुछ फाइनलिटी के साथ उसकी विवेचना करने में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।